नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीएल लिगामेंट के बारे में और पर्टिकुलरली एसीएल लिगामेंट से जुड़ी रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसीएल लिगामेंट घुटने का एक धागा है जो ऊपर की हड्डी फीमर बोन और नीचे की हड्डी टिबिया बोन के साथ अटैच होता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स में और बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जब भी नी की ट्विस्टिंग होती है तो नी की ट्विस्टिंग के कारण लिगामेंट हमारा टूट जाता है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको एसीएल लिगामेंट को बनाने की सलाह देता है। एसीएल लिगामेंट एक दूरबीन वाली सर्जरी है जिसमें हम घुटने में छोटे से छेद के साथ अंदर चले जाते हैं और टीवी में देख के ये सारा ऑपरेशन होता है। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा कोई घुटने को खोलना नहीं पड़ता, सिर्फ लेजर द्वारा छोटे से टक से घुटने के अंदर दूरबीन को डाल के ऑपरेशन कर दिया जाता है और इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो चलिए बात करते हैं एसीएल लिगामेंट की सर्जरी के दौरान रिस्क फैक्टर्स के बारे में और उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है ब्लीडिंग का होना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एसीएल लिगामेंट एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट दोनों हड्डियों के बीच का लिगामेंट है और ये आगे की तरफ होता है और इसके आसपास खून की नलियां बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ब्लीडिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, वो छोटी सी सर्जरी से लेके बड़ी सर्जरी तक कभी भी हो सकती है। तो जो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है रिस्क फैक्टर्स की वो है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग कभी भी सर्जरी के दौरान हो सकती है और उसके बाद पेशेंट को के घुटने में सूजन आ सकती है या उसमें दर्द रह सकता है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है कॉन्टिन्यूस नी पेन। तो ऐसा भी देखा गया दोस्तों, भी एक टूर्निकेट जो हम सर्जरी के दौरान लगाते हैं वो एक तरह का पट्टा होता है जो खून के बहाव को पूरी टांग में रोकने के लिए कुछ देर के लिए लगाया जाता है। तो टूर्निकेट पेन एक बहुत ही कॉमन पेन है जिसके कारण पेशेंट को काफी देर तक दर्द रहता है। तो मैं अपनी सर्जरीज में टूर्निकेट अवॉइड करता हूँ और इसके कारण जो पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्टिन्यूस नी पेन है वो उससे उसको बचाव रहता है। सो पहला जो कॉम्प्लिकेशन आपको ब्लीडिंग बताई, दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन था वो नी पेन है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन या रिस्क फैक्टर है वो है एप्रोप्रिएट पोजीशनिंग ऑफ द एसीएल लिगामेंट। तो ऊपर की हड्डी जो फीमर बोन है, नीचे की हड्डी जो टिबिया बोन है, उसकी एक प्रॉपर पोजीशन होती है जहां पर एसीएल लिगामेंट हमें भगवान ने बना के दिया है। तो कभी भी सर्जरी के दौरान अगर वो लिगामेंट आगे की तरफ लग जाता है या कभी पीछे की तरफ लग जाए तो बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन या लिगामेंट बनाना फेल हो सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर वो लिगामेंट एसीएल आपका आगे की तरफ लग गया तो बेसिकली इम्पिंजमेंट के साइन आते हैं। जब भी आप घुटना मोड़ोगे सीधा होगा तो एसीएल लिगामेंट रगड़ के जाएगा और वो धीरे धीरे फेल हो जाएगा। अगर वही लिगामेंट आप पीछे की तरफ लगा देते हैं तो वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा या लूज हो जाएगा। तो ऐसे में जो प्रॉपर पोजीशन है लिगामेंट को लगाने की वो बहुत अहम है और वो बहुत ही ध्यान से सर्जन को लगानी पड़ती है। चौथा जो रिस्क फैक्टर है वो है प्रॉपर टेंशनिंग ऑफ द एसीएल ग्राफ्ट। तो जो एसीएल ग्राफ्ट है वो ऊपर हम लोग एंडो बटन से फिक्स करते हैं और नीचे की तरफ हम लोग स्क्रू लगा देते हैं। तो जब भी एंडो बटन और स्क्रू लगाएंगे तो देयर शुड बी प्रॉपर टेंशन ऑफ द ग्राफ्ट ऑल्सो। अगर वो प्रॉपर टेंशन है ग्राफ्ट का नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइट होगा या बहुत ज्यादा लूज होगा, तो ऐसे में जो लिगामेंट हमारा बनाया हुआ है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। तो जो प्रॉपर टेंशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सर्जन का काम है कि आपके एसीएल ग्राफ्ट को प्रॉपर टेंशन करे। तो ऐसे में अगर आप ग्राफ्ट को बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तब भी आपको दिक्कत आएगी, अगर बहुत ज़्यादा लूज रख देंगे तो वो आपका एक तरह का ना बनाने के बराबर है। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है ये सर्जन को बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं। तो ऐसे में जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं मैं इन चारों पांचों चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ ताकि पेशेंट को ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले। अगली रिस्क फैक्टर है एसीएल सर्जरी के दौरान वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक बहुत ही अहम हिस्सा है किसी भी सर्जरी का और उसको कम करने के लिए सर्जन ओरिएंटेड प्रयास बहुत ज़्यादा अहम रहते हैं। तो दोस्तों, चाहे एसीएल सर्जरी एक बहुत ही छोटी सर्जरी है, बिना खोले खाले वाली सर्जरी है, लेकिन इन्फेक्शन इसमें भी हो सकता है। तो ऐसे में इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि जो आपका ओटी है, जो आपका ऑपरेशन थिएटर है, वो मॉड्यूलर होना चाहिए। ऐसे में जो लैमिनर फ्लो का रोल है बहुत अहम होता है कि जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए,
एसी का जो फ्लो है या लेमिनर फ्लो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि अंदर का जो बैक्टीरिया है वो ऑपरेशन थिएटर में ना रहे। दूसरा जो चीज़ है, प्रॉपर इम्प्लांट यूज़ करना और सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, हम लोग यूएस से इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं और बेस्ट कंपनीज का यूज़ करते हैं, जिसमें पेशेंट को डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। अगली जो कॉम्प्लिकेशन है वो है फिजियोथेरेपी का प्रॉपर ना किया जाना। तो दोस्तों, जितने भी मेरे पेशेंट्स आके मुझसे ऑपरेट करते हैं, मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि एसीएल सर्जरी का सक्सेसफुल होना 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। पहला, कि आपका जो एसीएल का ग्राफ्ट है प्रॉपर पोजीशन पे हो, प्रॉपर उसकी टेंशन हो, और दूसरा, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल है वो बहुत ही एक अहम हिस्सा है एसीएल सर्जरी का, जिसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी डे बाय डे आपको इम्प्रूव करनी है, रेंज ऑफ मोशन आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना है, और आपको 1.5 से 3 महीने में डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग पेशेंट की जो नी बेंडिंग है वो नेक्स्ट डे से शुरू करवा देते हैं। अगर आपका सिर्फ एसीएल लिगामेंट बनाया है तो वॉकिंग भी आपकी नेक्स्ट डे से शुरू करवा देते हैं। तो करीब 1.5 महीने में आपकी जॉगिंग शुरू हो जाती है, और हम लोग किसी भी जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का प्लेयर है उनको हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी के बाद आप अच्छे तरीके से अपनी गेम को दोबारा खेल सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकें। तो ऐसे में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात, प्रॉपर मॉड्यूलर ओटीज में काम करना, जिसमें लेमिनर फ्लो होता है, और जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से ऑटोक्लेव करते हैं। नंबर 3 है कि जितनी भी आइटम्स है जैसे शीट्स होगी, ये हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। ऐसे में डिस्पोजेबल शीट्स यूज़ करने से पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इस तरीके से इन कुछ सामान का यूज़ करके हम लोग इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। अगला जो है वो है फिजियोथेरेपी का प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजियोथेरेपी डे बाय डे आप इम्प्रूव करते हो, और करीब 1.5 महीने में आप लोग बहुत अच्छे से फिजियोथेरेपी को करके जॉगिंग कर सकते हो, और 3 से 6 महीने के बाद आप अपनी गेम में वापस आ सकते हो। अगली जो कॉम्प्लिकेशन है वो है बायोलॉजिकल फेलियर। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एसीएल लिगामेंट के पार्शियल या कंप्लीट टियर होने के बाद जो पुराना लिगामेंट है वो हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया लिगामेंट बना देते हैं। तो ऐसे में जो लोड है वो बिल्कुल नए लिगामेंट पे रहता है, और कभी-कभी ये फेल हो जाता है। तो जो प्रॉपर टेक्निक है वो है बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, पुराना लिगामेंट तो आपका बचा ही लिया, लेकिन नया लिगामेंट के साथ उसको ऑगमेंट कर दिया, ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाए। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, हम लोग उसमें बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि उसमें फेलियर ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं एसीएल से रिलेटेड रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशंस को आपको ढंग से कन्वे कर पाया। अगर आपको एसीएल रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।